हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 27 करेंगे। ठीक है, आपका अध्याय 27 करेंगे। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान है, इग्नू बीए का सब्जेक्ट है आपका। कोड इसका है BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि ये कोड सेम है। जब आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो आपको सेम इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और आपके स्टडी मटेरियल पे चाहे जो भी लिखा हो, चाहे आपकी स्टडी मटेरियल हो सकता है BHDE 106 लिखा हो या फिर EHD 06 लिखा हो, ये एक ही है। ठीक है, नाम क्या है सब्जेक्ट का? इसका नेम है राजभाषा के विकास के विविध आयाम। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शासन के 3 अंगों में राजभाषा के महत्व समझाइए। ठीक है, शासन के तीनों अंगों में राजभाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि शासन के 3 अंग होते क्या हैं। ठीक है, शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है कारंग, दूसरा है विधान अंग और नेक्स्ट है न्याय अंग। ठीक है, शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। ये शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। शासन के इन तीनों अंगों में कार्य के लिए राजभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, काम करने की जो भी प्रशासन का काम है, इनके लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है? राजभाषा की इन्हें जरूरत पड़ती है। भाषा के बेहतर विकास और प्रयोग की अपार संभावनाएं भी हैं। इन तीनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी भाषा सीखें और भाषा के माध्यम से कार्य करें। सतत कार्य करते हुए अपनी योग्यता का विकास कर सकें, तभी राजभाषा हिंदी का प्रसार बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो भी ये तीनों अंग हैं, कारंग, विधान अंग और न्याय अंग, जो शासन के ये 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों में राजभाषा की जरूरत पड़ती है, राजभाषा की आवश्यकता होती है। और जो भी इन क्षेत्रों में कर्मचारी हैं, कार्यरत लोग हैं, उन्हें भी अपनी भाषा को सीखना चाहिए, राजभाषा को सीखना चाहिए और उसमें ही कार्य करना चाहिए, ताकि हम भाषा को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, राजभाषा का प्रोत्साहन कर सकें, हिंदी का विकास हो सके और उसे जनता के आधिकारिक प्रयोग करने हेतु लोकप्रिय बनाया जा सके। ठीक है, ताकि जनता भी उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। इस हेतु कर्तव्य परायण और निष्ठा के साथ कारगर रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार कार्यांग राजभाषा के कार्यान्वयन में सबसे व्यापक और सबसे आधारभूत क्षेत्र है। विधानांग में हिंदी के प्रयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 120 जो संसद के लिए है और अनुच्छेद 110 जो कि राज्य विधान मंडल के लिए है, में निर्देश हैं। ठीक है, इनके लिए निर्देश दिए गए हैं। और न्यायांग के कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राजभाषा के कार्य करने के व्यक्ति आदि का भी संबंध कारंग से ही है। ठीक है, जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनका संबंध भी, चाहे वो संसद में हो या फिर राज्य विधानसभाओं में, उनका संबंध भी किससे है? राजभाषा के कार्यांग से है। विधानांग क्या कहता है? विधानांग ने एक तरफ संसद और विधान मंडलों में कार्यवाही का अध्ययन करते हैं और इसके माध्यम से प्रस्तुत अधिनियम आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, विधान अंग को आप ध्यान दीजिए। विधान अंग में क्या कहा गया है? विधान अंग कहता है कि विधान अंग जो है ने एक तरफ संसद, ठीक है, एक तरफ संसद और दूसरी तरफ विधान मंडलों में इन्होंने कार्यवाही की है, कार्यवाही का अध्ययन किया है करते हुए और इसके माध्यम से प्रस्तुत अधिनियम आदि के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने विधान अंग में क्या किया गया है? संसद के बारे में और विधान मंडलों के बारे में अध्ययन किया गया है। सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि संसद और विधान मंडल जो है, इनकी जो भी कार्यवाहियां होती हैं, जो भी कामकाज होते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? विधान अंग में किया जाता है। ठीक है,
इस तरह राजभाषा के कार्यान्वयन के संदर्भ में जो आवश्यक कार्य करने होते हैं वह हम कार्यान्ग के प्रकरण में कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कहा गया है कि जो भी कामकाज होता है, जो भी कार्यान्ग है, ठीक है, कार्यान्ग के प्रकरण में जो भी कर्मचारी हैं, कार्यरत लोग हैं, वो राजभाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राजभाषा का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें ठीक से नहीं आती है तो उन्हें उसे सीखना चाहिए। और न्याय अंग में विधान, और जो न्याय अंग है, न्याय अंग में विधान अंग द्वारा तैयार की गई सांविधिक सामग्री के प्रसंग में कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्याय अंग है, न्याय अंग में विधान अंग द्वारा, ये बात आप थोड़ा सा समझिए, न्याय अंग में विधान अंग के द्वारा तैयार की गई जो भी सांविधिक सामग्री होती है उसके प्रसंग में बात की गई है। जैसे न्याय अंग में राजभाषा, आप हेडिंग डालेंगे न्याय अंग में राजभाषा का किस तरह से महत्व है। न्याय अंग में राजभाषा, न्याय अंग में राजभाषा के प्रयोग के दो मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आप इसी तरह से लिखेंगे कि न्याय अंग में जो राजभाषा का प्रयोग होता है उसके दो प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला इसका है उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां। पहला क्या आता है न्याय अंग में? न्याय अंग से आप समझ सकते हैं जस्टिस का काम होता है, न्याय का काम किया जाता है। तो न्याय में कौन आएगा? उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? न्याय अंग के अंतर्गत आएंगी। और दूसरा अभिलेख की भाषा, जो अभिलेखों की भाषा है वो भी न्याय अंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की जो कार्यवाहियां हैं इस संबंध में संविधान द्वारा संकेत दिया जा चुका है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में उच्च न्यायालयों में प्रदेश की राजभाषाओं में कार्यवाही करने की अनुमति सूचित की गई है थी। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कार्यवाही में बताया जा चुका है कि जो राष्ट्रपति ने जो 1960 में आदेश दिया था, राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में उच्च न्यायालयों में प्रदेश की जो भी राजभाषाएं हैं, राजभाषाओं में कार्यवाही करने की उन्हें अनुमति सूचित की गई थी, वो उसमें कार्यवाही कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है अभिलेख की भाषा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेखों की भाषा, अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। पहला सांविधिक सामग्री, पहला क्या होता है? सांविधिक सामग्री। और दूसरा है अन्य न्यायालयों के फैसले आदि। ठीक है, पहला क्या है? सांविधिक सामग्री, और दूसरे जो न्यायालय हैं उनके फैसले आदि हैं। किसी एक न्यायालय में किसी एक मामले से संबंधित कागज पत्र, फैसले, डिक्री आदि। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? पहले में तो क्या आया है? पहले में बताया गया है सांविधिक सामग्री, और दूसरे अन्य जो न्यायालयों के फैसले होते हैं वो आएंगे। और दूसरे में आएंगे जो भी कागज या पत्र हैं, कागज पत्र, फैसले या डिक्री आदि आएंगे। ठीक है, न्यायालय के। राजभाषा हिंदी के न्यायालय में प्रयोग के लिए हमारे पास हिंदी में अभिलेख प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या होने चाहिए? अभिलेख होने चाहिए हिंदी में। इसलिए राष्ट्रपति ने के 1960 के आदेश में, राष्ट्रपति ने जो 1960 में आदेश दिया था, आदेश के अनुसार जून 1961 के विधायी आयामों की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया? कि विधायी आयामों की स्थापना की गई। इस प्रयोग का मुख्य काम था मानक विधि शब्दावली का निर्माण करना, अंग्रेजी में उपलब्ध विधि साहित्य के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना, और हिंदी में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक आदि के संदर्भ में हिंदी प्रारूप तैयार करना आदि। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5, ठीक है, जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार संसद में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ
उनका अनुवाद भी पेश करना आवश्यक है। सन 1970 से यह धारा अनौपचारिक रूप से लागू कर दी गई और अब सभी विधेयकों में अंग्रेजी के पाठ के साथ साथ हिंदी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि संसद में जो भी चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं उनका अनुवाद हिंदी में भी होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा आप समझिए कि जो भी चीजें, जो भी विधेयक इंग्लिश में मौजूद है उनका अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके उन्हें हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो गया है। ठीक है, ये आपको जैसे पता होगा जितने भी गवर्नमेंट के कामकाज हैं, जो भी दस्तावेज हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आयोग ने विधि शब्दावली नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। ठीक है, आयोग ने किसका प्रकाशन किया? विधि शब्दावली नामक ग्रंथ का इन्होंने प्रकाशन किया, जिसमें 3400 विधिक शब्दों के हिंदी रूप दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी रूप कितने दिए गए हैं? 3400। यहाँ पे इसके विधिक शब्दों के जो हिंदी रूप है मिलते हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए विधि संबंधी साहित्य के और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है कि विधि संबंधी जो भी साहित्य हैं उनका भी हिंदी में अनुवाद होगा। ठीक है, तो विधि संबंधी साहित्य के और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। इससे विधि क्षेत्र में राजभाषा के प्रयोग के और अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रक्रिया से राजभाषा अभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। ठीक है, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ताकि जो राजभाषा हमारी है वो सभी तक, आम जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सके। उसके जीवित होने और व्यवहार में तेजी भी लाई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? ये पता चलेगा जो हमारी राजभाषा है वो जीवंत होगी और वो व्यवहार में डेली लोगों के यूज में भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपके कार्य अंग में राजभाषा। ठीक है, अब कार्य अंग में राजभाषा किस तरह से महत्वपूर्ण है? कार्य अंग राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कार्य अंग है वो राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से, उसके यूज की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, क्योंकि जो भी काम काज है वो राजभाषा में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे अधिक विस्तार है। मंत्रालय, विभाग, देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित केंद्र सरकार के कार्यालय, पूर्णतः सरकार के अनुदान से स्थापित स्वायत्ता संस्थाएं, जो स्वयं संस्थाएं हैं, स्वयं संस्थाएं, उपकरण, कंपनी या अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये सभी, चाहे वो मंत्रालय हो, कोई विभाग हो, देश के किसी भी स्थान पे कोई विभाग हो, या केंद्र सरकार का कोई कार्यालय हो, ये सभी, या फिर कोई कंपनी हो, ठीक है, या फिर गैर सरकारी संस्थाएं हो, कंपनी हो, ये सभी कार्य अंग के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब संस्थाओं में हिंदी के कार्यान्वयन को देखना एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, यहाँ सभी जगह हिंदी का इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक है, बहुत मात्रा में होता है। कर्मचारी हिंदी में काम करें, उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहित दिए जाएं। ठीक है, जो कर्मचारी हैं वो हिंदी में काम करें, इसके लिए उन्हें एक तो उन्हें सिखाया, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए ताकि वो हिंदी में अच्छे से वर्क कर सके, अपनी गरिमा के साथ काम कर सके। कर्मचारियों के हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाए। यह सब विषय कार्य अंग के
कार्यांग में हिंदी के कार्यान्वयन के भीतर आते हैं। ठीक है, ये सभी काम जो है वो कार्यांग के ही अंतर्गत आता है कि लोगों को प्रशिक्षण करना, लोगों को हिंदी में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कार्यान्वयन का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, कार्यान्वयन का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंशा यह है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के आधिकारिक प्रयोग के अवसर आसानी से उपलब्ध हों और उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से संभव हो। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में अच्छे से किया जाए। ठीक है, अच्छे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यांग में हिंदी के संदर्भ में उनके विकास और उसके प्रचार प्रसार का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हिंदी की साहित्य संपदा में वृद्धि करना, कोश आदि संदर्भों ग्रंथों का निर्माण करना, शिक्षा में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना, देश और विदेश में हिंदी के प्रचार को बढ़ाना आदि इन कार्यों की जिम्मेदारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ऊपर है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये हिंदी के कामकाज को किस तरह से बढ़ाएं, कैसे हिंदी को ये संपन्न और समृद्ध बनाएं। ठीक है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई है? शिक्षा मंत्रालय को दी गई है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उसी की देखरेख में इस कार्यों की मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, जो शिक्षा मंत्रालय है उसी की देखरेख में जो भी काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, दिल्ली, केंद्र हिंदी निदेशालय, तकनीकी शब्दावली आयोग कार्यरत हैं। ये सभी जो आयोग हैं ये सभी भी हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन कैसे होता है, किस प्रकार है, या फिर राजभाषा हिंदी के लिए काम करने वाली 3 संस्थाओं को संक्षेप में बताइए। ठीक है, यह 3 संस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, आपको आंसर ये करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 26 जून 1975 को भारत सरकार ने स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना की। ठीक है, स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 26 जून 1975 में की गई थी। ठीक है, एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे इसमें। इसके द्वारा संविधान की राजभाषा से संबंधित उपबंधों का कार्यान्वयन विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोजनों से संबंधित कार्य संविधान राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश में राजभाषा अधिनियम 1963 और भाषा के बारे में सरकार द्वारा 18 जनवरी 1968 के संकल्प के उपलब्धों से संबंधित कार्यों का समन्वय किया गया था। ठीक है, ये कुछ डेटें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट करके अगर आप याद रखेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए कि राष्ट्रपति के जो 27 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति का आदेश आया था। ठीक है, इन्होंने अपना आदेश जारी किया था। क्या आदेश था? ये राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में ये आदेश था कि भाषा के बारे में सरकार द्वारा 18 जनवरी 1968 के संकल्प के उपबंधों से संबंधित कार्यों का समन्वय किया जाता है। इस उनके जो इन्होंने ये अधिनियम जारी किया था इसके तहत। ठीक है, डेट आप कुछ याद रख लीजिए। इसका प्रमुख राजभाषा सचिव, इसका प्रमुख कौन होता था? इसका मेन कौन था? राजभाषा सचिव। ठीक
ठीक है। राजभाषा सचिव जो हैं वो इनके प्रमुख हैं। राजभाषा विभाग भारत सरकार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था और देख रेख करता है। ठीक है, राजभाषा विभाग का क्या काम है? जो राजभाषा विभाग है वो भारत सरकार के जो भी हिंदी के कामकाज होते हैं उनकी ये देखभाल, उनकी व्यवस्था करने का काम किसका है? राजभाषा विभाग का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें हेडिंग को आप अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम। ठीक है, हिंदी के प्रगामी प्रयोजन के लिए योजना का कार्यक्रम। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और उसे कार्यान्वित भी करे। इस योजना का उद्देश्य संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रारंभिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 2 में किए गए उपबंध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी हिंदी भाषा प्रगामी, जो हिंदी के प्रगामी प्रयोजन के लिए जो योजना बनाई गई है वो क्या योजना है? उसमें ये कहा गया है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, जो भी सरकारी कामकाज है वो राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ठीक है, और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है, यह बात इस प्रारंभिक कार्यवाहियों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी की वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय समय पर पुनर्विचार और उसमें बदलाव करना होगा। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज जो है वो हिंदी में किए जाए और समय समय पर हिंदी में कुछ जैसी भी ज़रूरतें हों, जैसी भी आवश्यकता हो उस हिसाब से बदलाव भी किए जा सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था में 3 प्रकार की समितियां कार्य कर रही हैं। ठीक है, 3 समितियों के बारे में कहा गया है। जो 3 समितियां हैं वो हिंदी को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की देख रेख भी कर रही हैं। इनका काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी आपसी तालमेल, व्यवहार और कार्यवाहियों पर राजभाषा के विकास का सारा दारोमदार है। ठीक है, इनकी सारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये हिंदी में काम करवाएं और करें और किस तरह से हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ाने का काम करें। पहला क्या दिया गया है? 3 में से पहला है केंद्र हिंदी समिति। पहली कौन सी समिति है? केंद्र हिंदी समिति। यह राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभिकरण है। इसका गठन 1967 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। किसकी? केंद्रीय हिंदी समिति के। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में। और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त हिंदी के कुछ वरिष्ठ विद्वान इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? मुख्य मंत्रालय के लोग होते हैं, जो मुख्य मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी के विद्वान हैं, ठीक है, वरिष्ठ विद्वान जो भी हैं हिंदी को जानने वाले, वो भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति देश की हिंदी के कार्यान्वयन
के संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है और नीति निर्धारित करती है। ठीक है, क्या क्या काम है समिति का? ये जो भी हिंदी के लिए नीति को निर्धारण करना, ठीक है, और जो भी इसमें महत्वपूर्ण जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करने का काम केंद्रीय हिंदी समिति का है। ठीक है, दूसरी समिति कौन सी है? हिंदी सलाहकार समिति। ठीक है, दूसरी समिति है हिंदी सलाहकार समिति। प्रायः सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय स्तर की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, जितने भी मंत्रालय हैं सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के कामकाज को देखने के लिए हिंदी सलाहकार समितियों का गठन होता है। संबंधित मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो भी मंत्री उस विभाग के हैं संबंधित वो इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालय के विभागों के अध्यक्ष तथा संबंधित निकायों कार्यालयों के शासी प्रधान इसके सदस्य होते हैं। साथ ही कुछ संसद सदस्य और हिंदी के विशिष्ट विद्वान इसके नामित सदस्य होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं? संसद के कुछ सदस्य हो सकते हैं और हिंदी के जो विद्वान हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का काम संबंधित मंत्रालयों में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना और विकास के उपाय सुझाना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड इसका पॉइंट है, थर्ड समिति जो है वो क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ठीक है, तीसरी समिति जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मंत्रालयों तथा इसके अधीन कार्य करने वाले कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, ये समितियां किस लिए गठित की जाती हैं? इसमें बताया गया है कि जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों तथा उनके जो अधीन कार्य करने वाले जो कार्यालय होते हैं और जो भी स्वतः संस्थाएं होती हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में हिंदी सुचारू रूप से कार्य करे राजभाषा के रूप में, उसके लिए समितियां गठित की जाती हैं। मंत्रालय की समिति का अध्यक्ष संयुक्त सचिव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मंत्रालय की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये संयुक्त सचिव होता है। ठीक है, अन्य कार्यालयों में कोई विशिष्ट अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी की हैसियत से इस कार्य को देखता है। ठीक है, मंत्रालय में तो सचिव होते हैं, लेकिन दूसरे जो कार्यालय हैं दूसरे जहाँ भी वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के मुख्य होते हैं, राजभाषा अधिकारी के रूप में वो कार्य करते हैं। इस कार्यालय में जो हिंदी प्रकोष्ठ हैं वह प्रायः मुख्य राजभाषा अधिकारी की देख रेख का काम भी करते हैं। ठीक है, यदि किसी शहर में कोई कार्यालय हो तो उन सभी कार्यालयों की कार्यान्वयन समितियों का एक सामूहिक संगठन होता है जिसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहा जाता है। ठीक है, जो भी किसी शहर के कार्यालय जो होते हैं उनके लिए समितियां होती हैं, उस नगर का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यह समिति सभी कार्यालयों की प्रगति के आकलन के साथ साथ समस्याओं के समाधान के भी उपाय ढूंढती है। भारत सरकार के हर कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व है कि वह कार्यालय में राजभाषा संबंधी नियम के अनुपालन तथा हिंदी में कार्य करने के प्रगति संबंधी विवरण हर 3 माह में राजभाषा विभाग को भेजे। इसे त्रैमासिक विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? त्रैमासिक विवरण
कहा जाता है, जो 3 महीने में भेजना होता है राजभाषा विभाग को। यह विवरण तैयार करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जांच बिंदुओं की एक सूची जारी की गई कि कितने पत्र हिंदी द्विभाषी रूप में प्राप्त हुए, उत्तरित हुए, कितने प्रपत्र या रबड़ की मोहरें होती है ना, रबड़ की बनी होती है, वो रबड़ की मोहरें द्विभाषी हो गई आदि का संकेत इन जांच बिंदुओं में दिया जाता है। हिंदी प्रकोष्ठ संबंधी जानकारी एकत्र करते हैं और स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राजभाषा विभाग इन रिपोर्ट का अध्ययन करता है और उनके आकलन और विश्लेषण के आधार पर संसद के पटल पर अग्रतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, संसद को ये क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है वो रिपोर्ट ये संसद को पेश करते हैं। ठीक है, संविधान में एक सदस्यीय समिति की सिफारिश की जाती है जो राजभाषा आयोग के सुझावों पर विचार करे। 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में संसदीय समिति को प्रगति के निरीक्षण हेतु सामान्यता दी गई। वर्तमान स्थिति में यही है कि 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति है। ठीक है, ये समिति कितने सदस्यों की है? 30 सदस्यों की समिति है, जिसके बारे में बात 1960 में कही गई थी राष्ट्रपति के आदेश पर, जो देश में राजभाषा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों की स्थिति का नियंत्रण करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को पेश करती है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? संसद को देते हैं। कार्यान्वयन का एक दूसरा पहलू अनुवाद है। भारत सरकार में नियमित प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे राजभाषा अधिनियम के नियम 8 के अनुसार कर्मचारियों को हिंदी भाषा में साहित्य उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, ये राजभाषा अधिनियम के नियम 8 में कहा गया है। ठीक है, के अनुसार कर्मचारियों को हिंदी भाषा में साहित्य उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो कि दस्तावेज जो भी साहित्य इंग्लिश में है उसे हिंदी में अनुवाद करके उपलब्ध कराने की बात जो कही गई है वो राजभाषा अधिनियम के नियम 8 में कही गई है। ठीक है, इसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नामक संस्था स्थापित की गई है। ठीक है, इस संस्था का आप नाम याद रखेंगे, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नामक संस्था है जो ये अनुवाद वाला काम करती या करवाती है। ब्यूरो की स्थापना मार्च 1971 में गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जो इसकी स्थापना थी, ब्यूरो की स्थापना थी, वो कब हुई थी? इसकी स्थापना मार्च 1971 में की गई थी। कहाँ हुई थी? किसने की थी? गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। ठीक है, उससे पहले अनुवाद का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधीन था। ठीक है, इसके पहले ये काम कौन करता था? ये काम इससे पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय किया करता था, ये करवाते थे। ब्यूरो न केवल अनुवाद करता है बल्कि हिंदी स्टाफ को अनुवाद में प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। जो ब्यूरो है वो केवल अनुवाद ही करने का ही काम नहीं करवाता है, लेकिन जो उसका स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, उन्हें अनुवाद में प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। ये ब्यूरो 2 स्तरों पर काम करता है। ये ब्यूरो जो है वो 2 स्तरों पर काम करते हैं। यह अनुवाद करने की अनुवादनीयता के संदर्भ में मंत्रालयों तथा उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के लिए अनुवाद में 3 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ठीक है, ये अपने कर्मचारियों को अनुवाद के लिए कितने महीने का प्रशिक्षण देते हैं? ये 3 महीने का प्रशिक्षण देते हैं। भारत सरकार के विविध मंत्रालयों, कार्यालयों आदि के मैनुअल आदि प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद का कार्य करता है। रक्षा, डाक, तार,
जैसे कुछ बड़े मंत्रालयों को छोड़कर जिनके पास हिंदी में काम करने की अपनी पूरी व्यवस्था है, अन्य सभी मंत्रालय अनुवाद कार्य ब्यूरो में भेजते हैं। ठीक है, जो भी दूसरे मंत्रालय हैं वो अपने अनुवाद वाला काम किससे करवाते हैं, कहाँ भेजते हैं, वो ब्यूरो को देते हैं अपना अनुवाद वाला काम करने के लिए। ठीक है, जो भी उन्हें अनुवाद कराना होता है, और बाकी जिनके पास अपनी व्यवस्था है वो खुद करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बड़ा हो गया है, 30-32 मिनट का हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।